इस लेक्चर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले ना एक सवाल है पास पेपर का, ये जिसको मैंने सॉल्व नहीं कराया आपको, पर मेरा हाल है मुझे कराना भी नहीं चाहिए। पूछे क्यों? इससे मिलता जुलता सवाल मैंने कहीं सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेंगे। डन हो गया जी। अच्छा, अब बच्चों अब आगे बात इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपका जो है वो क्या है, शाबाश, जैसे आपने देखिए, आपने ये देखा होगा कि जी आपने घर तो देखा है ना अपना, उसके अंदर आपने दो तरह की चीजें देखी हैं। एक वो है जो घर का मूवेबल एसेट्स हैं, जैसे आपकी गाड़ी है, ठीक है, घर में पड़ा फर्नीचर है, लेकिन उसके साथ साथ ज्वेलरी है। ठीक है, ज्वेलरी बड़ी गलत नहीं है, ज्वेलरी है, ये इस तरह की ज्वेलरी होती है, ये गोल सा लॉकेट होता है ना बच्चों। अच्छा, कोई स्कल्पचर है घर के बाहर खड़ा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता स्कल्पचर। स्कल्पचर जो है वो इस तरह का होता है, ऐसे स्कल्पचर है ना जी, कोई स्कल्पचर है। ठीक है जी, ये जो है आप क्या करते हैं, आप इसको बेच देते हैं। ये कैपिटल एसेट्स हैं, ये और ये। लेकिन ये जो मकान है और इसके साथ जो पड़ा हुआ खाली प्लॉट है, ये भी तो एसेट्स है ना, ये भी बिक सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, प्लॉट है, और ये इमूवेबल है, ये इमूवेबल है, चाहे वो आपका घर है चाहे वो आपका प्लॉट है। लेकिन इन दोनों को देखिए, आपने इनको ट्रीट किया है, अगर देखें तो आपने ट्रीट किया है एनटीआर में। इसमें ट्रीट किया है, मैं ये वाले लेता हूँ ना, वो वाले नहीं लेता, ये ले लेते हैं। इन सब को आपने ट्रीट किया किसमें, एनटीआर में, नॉर्मल टैक्स रिजीम में। सिर्फ एक चीज को आपने बाहर जाके ट्रीट किया है, वो है पब्लिक कंपनी के शेयर हैं, और वो आपने ट्रीट किया किसके अंदर, वो आपने किए सेपरेट लॉ। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका मसला है प्लॉट का और जो मसला है आपका हाउस का, ये भी एनटीआर में नहीं जाएगा, ये भी सेपरेट ब्लॉक में आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऐसे आप करते हैं कि सेपरेट ब्लॉक में ले जाते हैं? होना तो यही चाहिए कि लॉ मेकर्स को ऐसे रास्ते निकालने चाहिए या ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि सिर्फ वो दो ही टेबल हो और उसके अंदर ही सारा कुछ ट्रीट होता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन मसला ये होता है कि जब वो उसके अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर रेशियोज प्रोपोर्शन ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर जो लोग इन चीजों में डील करते हैं उनको नुकसान ज्यादा यानी टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। वो फिर क्या करते हैं, वो मुतालबा करते हैं कि नहीं जी हम इस निजाम के तहत नहीं चल सकते, तो आप हमें लेना चाहिए, तो फिर उनको सेपरेट ब्लॉक बनाने पड़ते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी का शेयर्स की डीलिंग सेपरेट ब्लॉक में वो ले गए। इसी तरह आप देखें कि जो आपका मतलब प्लॉट है और जो प्रॉपर्टी डीलर्स का काम है उसको भी सेपरेट ब्लॉक में ले गए। क्यों? क्योंकि अगर उसे एनटीआर में लाते तो टैक्स बहुत ज्यादा बनता था, वो फिर लोग देना नहीं चाहते, वो फिर एहतजाज करते हैं, तो फिर हुकूमत कहती है चलो यार इनके लिए कोई और ट्रीटमेंट निकालो। वो फिर जब लॉ मेकर ट्रीटमेंट निकालने जाता है तो हमारा टैक्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया का कॉम्प्लेक्स तरीन टैक्स सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का। इवन नाइजीरिया का टैक्स सिस्टम भी थोड़ा आसान होगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स है, कोई सेपरेट ब्लॉक में जाता है, कोई फाइनल टैक्स रिजीम में जाता है, कोई एनटीआर में आता है। फिर भी तकरीबन 80% केसेस एनटीआर में खत्म हो जाते हैं। 20% केसेस ऐसे हैं जिनको हमें फाइनल टैक्स रिजीम में जाना पड़ता है या सेपरेट ब्लॉक में लाना पड़ता है। अभी तक फाइनल टैक्स रिजीम की जो बात करते हैं वो अलग है, लेकिन ये ज़हन में रहेगा आपके कि प्लॉट को डील करना है तो हम एनटीआर में नहीं लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, सेपरेट। अब एनटीआर ये जो मामला है सेपरेट ब्लॉक का, इसको दो तरह से देखा जाएगा। एक तरफ ये देखा जाएगा कि आपने एक प्लॉट या मकान को कितने पीरियड के लिए होल्ड किया है। हुकूमत कहती है कि जितना लोग होल्ड करेंगे आप उतना टैक्स आपसे कम लिया जाएगा।
और जितना आप उसे शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड रखेंगे, शॉर्ट टाइम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, उतना टैक्स ज्यादा लिया जाएगा, उतना टैक्स ज्यादा लिया जाएगा। इसका मतलब इस तरफ टैक्स हाई है और इस तरफ टैक्स लो है। यानी एक प्लाट आपने 4-5 साल रख लिया, 5 साल, तो उस पर टैक्स तकरीबन ना होने के बराबर। चूंकि टाइम ज्यादा होल्ड किया, आपका पैसा स्टक रहा, तो हुकूमत कहती है खैर है यार, इतने की तो खैर है। इसका मतलब ये प्रोफेशनल ब्रोकर नहीं है, इसने कोई मजबूरी के तहत खरीदा और मजबूरी के तहत ही बेचा हो। लेकिन एक चीज और भी है जिस पर हुकूमत आपको एक्सप्लॉइट करेगी टैक्स में, वो है उसकी सेलिंग प्राइस। वो उसकी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को भी देखेंगे ना, तो अगर आप लो प्राइस पे सेल करते हो तो जाहिर बात है टैक्स कम लगेगा, और अगर हाई प्राइस पे सेल करोगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा। ठीक है ये बात? इसका मतलब है एक डायमेंशन ये होगी, एक डायमेंशन वो होगी। तो हम यहाँ पे जरा रो बिजली बना रहे हैं आजकल। अच्छा बच्चों देखिए, तो पीरियड ऑफ होल्ड, अच्छा लो, अगर तुम लॉन्ग टाइम होल्ड करोगे तो हम तुम्हें टैक्स कम लेंगे, और अगर ज्यादा टाइम होल्ड करोगे, सॉरी कम टाइम होल्ड करोगे तो फिर ज्यादा टैक्स लेंगे। फिर तुम ब्रोकर हो या तुम प्रॉपर्टी डीलर हो, फिर तुमसे ये तुम्हारी कमाई है तो हम उसमें से हिस्सा लेंगे। अच्छा दूसरी तरफ ये है कि अगर सेलिंग प्राइस तुम लो लेते हो तो जाहिर कम टैक्स लेंगे, और ज्यादा लेते हो तो। अब इसमें ज्यादा खतरनाक एरिया जो है ना वो ये वाला है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस एरिया, है ना जी। इसको खतरा 440 फॉल्ट बना देते। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस बंदे ने होल्डिंग भी शॉर्ट टाइम के लिए की है और कीमत भी प्लाट की हाई है, तो यहां बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा इस एरिया, है ना बच्चों। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक बंदे बेचारे ने 3 मरले का प्लाट खरीदा, है ना जी, मेरी मिसाल ले ले, 7 जमा 2.5 10 लाख का प्लाट खरीदा, 10 साल रखा, और अब जाके मेरा हाल है 80 या 90 लाख का। अब अंदाजा करें उसमें क्या है, एक तो सस्ता प्लाट, छोटा प्लाट, और ऊपर से लॉन्ग होल्डिंग, तो जाहिर है यहां पे टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, टैक्स नहीं बनेगा। वो कहेंगे यार इतना लंबा होल्ड किया हुआ। अब इसकी हम मिसाल दे देते हैं आपको आगे चल के, लेकिन वैसे मैं चले लेस लिख देते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो। लेस भी ठीक है, लेकिन आमतौर पे अगर ज्यादा लंबा होल्ड हो जाए तो टैक्स खत्म हो जाता है। अच्छा वो अभी हम टेबल में जाते हैं, फिर देखते हैं। टेबल में देखिए तो सबसे पहले ये कौन सा टेबल है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब भी प्लाट की डील करनी है आपने 2 फ्लो में जाना है, पीरियड चेक करना उसका और फिर प्राइस चेक करनी है। दोनों चीजें लगेंगी, 2 टेबल होंगे इसके। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग में सबसे पहले देखिए, अगर तुम एक प्लाट को कितने से ज्यादा रख लेते हो, 4 साल, वेयर द होल्डिंग पीरियड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 4 years, तो फिर 0 टैक्स, यानी गेन तुम्हारा टैक्स तुम्हारे पर 0 है। लेकिन अगर तुम 3 से 4 साल के बीच में हो, 4 से लेस 3 से ज्यादा, और अगर तुम 2 से ज्यादा 3 से लेस, ऐसे लिखा हुआ ना देखो, एक्सीडिंग 2 year बट डज नॉट एक्सीड, यानी 3 से लेस, 3 होगा तो आगे में चला जाएगा। अच्छा और इसी तरह अगर 1 से 2 फिर 75% है, और अगर 1 साल से कम है 100% गेन टैक्सेबल है। अच्छा अब देखिए तो 4 साल होगा तो 0 आ गया ना। अच्छा अब देखिए आगे रेट क्या है, 5 मिलियन से एक्सीड ना करो, नॉट एक्सीड, अगर एक्सीड कर गया तो आगे चला जाएगा ना। वेयर गेन डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन, तो 3% रेट है, 3.5%। और अगर 5 से ज्यादा और 10 से कम 7.5, और अगर 10 से ज्यादा यानी 10 तक यही हो गया इसका मतलब है, पर ये 5 तक रहेगा तो ये 5 तक होगा ना, फिर ये तक 5 तक। अच्छा 5 से एक्सीड करेगा तो आगे जाएगा,
और यहाँ 10 तक, 10 तक समझ लेना। अच्छा, और आगे 10 मिलियन से ज्यादा और 15 तक, और फिर 15 से ज्यादा और आगे तक तो कोई नहीं, और वो कितना 15, ठीक है ना? क्या ख्याल है बच्चों, है ना? सो दिस इज व्हाट द टेबल इज। लेकिन इससे पहले ना यहाँ पे एक बात हम कर रहे थे इसके हवाले से, लेकिन एक बात हम कर लेते, वो ये कर लेते कि यहाँ पे ना ये कुछ बात हमने करनी चाह रहे थे शायद गालुन पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर होल्डिंग के ऊपर। आज तो पहले भी की हुई है, लेकिन वेयर हैज डिस्पोज ऑफ द ओपन प्लॉट आफ्टर कितने 2.5 साल पहले प्लॉट पे कर लेते हैं, फिर वो पब्लिक सेक्टर तो हमने कर भी दिया, सवाल कोई मसला नहीं। तो कितने का खरीदा उसने? 1 लाख। अच्छा, ये A माइनस बी होगा ना कंसिडरेशन, क्या हाल? तो इसने बेचा कितने का? 1.5 लाख। 1.5 लाख का, और खरीदा कितने का? 1 लाख रुपए का। तो ये मेरा हाल है कहीं बुरे वाला में खरीदा होगा, जिसने विश्ते में, यहाँ तो इतने का प्लॉट मिलता नहीं। क्या हाल है? A माइनस बी। होल्डिंग पीरियड कितना है इसका? 2.5 साल है। तो ये 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, और ये 5 मिलियन से नीचे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50,000 का जो गेन आया है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें कितने से? शाबाश, सोचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7.5 से करेंगे? नहीं यार, नहीं जाती, ना करें बेचारे के साथ। नहीं बच्चे, 7.5 के साथ नहीं करेंगे। ये देखो 3.5 इसका रेट होगा, और इसकी कीमत जो है उसका कितना लगेगा? 1/2, 1/2। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, ठीक है ना? 3.5%, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आ जाएगा 875 रुपए। देखिए इतना ही आएगा, ये पिछली दफा का निकला हुआ है मेरे पास, ठीक है? ठीक है ना? अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि अगर ये 4 साल से ज्यादा हो गया होता तो कितने परसेंट लगना था? ये देखिए 0%। अब इस इबारत में अगर यहाँ पे किसी भी एक मल्टीप्लायर के अंदर 0 आ गया तो फिर सारे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 0 टैक्स। इस सेंस में 4 साल से ऊपर जाकर बेचेंगे तो कोई टैक्स, चाहे जितनी मर्जी बड़ी इबारत हो, कितनी बड़ी छोटी हो, 4 साल से ऊपर चला गया तो फिर टैक्स नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा बच्चों, अब देखिए उज़ैर वाली बात आ गई। उज़ैर ने कितने का प्लॉट लिया? ये है प्लॉट, जिसको आप प्लॉट कह सकते हैं। कितने का? 30 लाख का नहीं, 3 करोड़ का। हाँ, 3 करोड़ का। खरीदा कितने का? 2 करोड़ रुपए का। करोड़ पता है, वैसे पानी मुंह में रख के करोड़ बोलो तो गरारा हो जाता, करोड़। ये कभी हमने, हाँ, इतने पैसे बनते हैं, छोटे पैसे नहीं है। इंसान जो है उसको कहना पड़ता है भाई करोड़। नहीं समझे बच्चों? इतना पैसा तो कभी इकट्ठा आपने देखा ही नहीं होगा। आपके उस्ताद ने नहीं देखा तो आपने कहां से देखा? अच्छा बच्चों, सीधी बात है भाई, हमने नहीं देखा तो आपने कहां से देखना? अच्छा बच्चों, इसको रिड्यूस कर देते हैं। कितना रिड्यूस करेंगे? 1.5 साल हुआ नहीं, 1.5 साल हुआ तो ऐसा करते हैं ना, ये लिखते हैं 1 करोड़, कोई मसला नहीं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 3/4 से, क्योंकि 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम है, और फिर चूंकि ये 5 मिलियन से ज्यादा है और 10 तक है, ठीक है, तो कितना बनेगा? शाबाश, कितना बच्चों? कितना? 0.075 कर दूं, सही है, परसेंटेज की बजाय। अब कितना बनेगा? 5,62,000 मेरे पास लिखा हुआ, नहीं 500 भी है, सही है, सेट होगी बात। अब पता लग गया ये प्लाट की वैल्यूएशन करेंगे कैसे। अब ये जो अदनान साहब इन्होंने प्लाट खरीदा है, इन्होंने कितने का खरीदा है? 3 लाख का, ठीक, नहीं 3 मिलियन, 30 लाख का।
और इन्होंने 5 मिलियन का यानी 50 लाख का बेचा है और 3 साल के बाद बेचा, तो बड़ी आसान सी बात है, 50 लाख यहाँ लिख लेते हैं, है ना जी, और यहाँ कॉमा भी डाल देते हैं। अच्छा, उस पे से माइनस कर देते हैं कितना, 30 लाख कर देते हैं माइनस, तो बड़े उस्ताद आदमी, इन्होंने 20 लाख रुपया कमाया है। टीचर बेचारा चल हजारों में कमाता है, यहाँ पे लाखों की बातें सिखाता है। अच्छा बच्चों कोई बात नहीं, अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 1/4, 3 साल हो गए ना, और बच्चों जी 1/4 आएगा, क्या हाल है बच्चों, क्या कहते हैं आप, 1/4, आर यू श्योर, चलो 1.5 साल हुआ है, और परसेंटेज क्या आएगी 0.305, 3.5% होगी ना, 5 मिलियन से सस्ता है। कितना बना, इसका जवाब नहीं मेरे पास, 17,500, ठीक हो गया बच्चों, ये आपका आ गया जी टैक्स। अब बच्चों अब सवालात का मजा आएगा, चूंकि अब हर चीज जो है ना हमारे सामने खुल के आ गई है, ठीक है, एडजस्ट बाय दिल अगर मैं चाहूं हर प्लॉट मुकाबले आ जाए। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि ये तो सारा मामला था आपके परसेंटेज का। अब देखिए ये सवाल है आपका सितंबर 2012 का। आमतौर पे कैपिटल गेन का सवाल बहुत कम पूरे का पूरा आता है। कैपिटल गेन का सवाल हमेशा घुस जाता है यहाँ तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और यहाँ घुस जाएगा इंडिविजुअल इनकम सैलरी में, कि सैलरी के हिसाब के अंदर कोई प्लाट डाल देंगे उसके जिम्मे, सैलरी के हिसाब में उसके जिम्मे कोई शेयर डाल देंगे, सैलरी के हिसाब में उसके जिम्मे कोई किराए का मकान डाल देंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डाल देंगे, उसके अंदर ही सारा कुछ होता है। यानी एक सवाल ऐसा होता है जिसके अंदर ये सारे चैप्टर इकट्ठे टेस्ट हो जाते हैं और उसके नंबर होते हैं 18, थ्योरी डालें तो 23-24 हो जाते हैं। बाकी के जो होते हैं फिर 35-38 नंबर या 39 नंबर होते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के, और 30 नंबर होते हैं सेल्स टैक्स के, वो बिल्कुल सेपरेट है और बड़े आसान नंबर। बस सेल्स टैक्स का एक ही मसला है, एक ही रोना है उसका, कि जब उसे पढ़ाने जाते हैं उसको टाइम बड़ा थोड़ा रह जाता है, टाइम बार बड़ी कमजोर है। अच्छा बहरहाल हम कोशिश तो करेंगे ना अपनी, हर बार हम पहले से कुछ बेहतर ट्राई कर लेते हैं, लेकिन हर बार खलीश रह जाती है कि नहीं यार ये जो है ना मजा नहीं आएगा। अच्छा वो टीचर की आदत होती है, वो कभी भी मुतमिन नहीं होता, और यही उसका कमाल है, अगर वो मुतमिन होगा तो फिर तो काम खराब हो गया। अच्छा बच्चों, तो हर दफा कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करता है। अच्छा, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ मिस हमीदा इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव गेन्स एंड लॉसेस ऑन द सेल ऑफ। अब मसला ये कि क्या ये कैलकुलेशन का कह रहा है, ये तो डिस्कस करने का कह रहा है, क्या हाल है। और ये जो है ना, ये देखिए सवाल यहां खत्म हो गया था, ये शरारत किसी और ने की है बी पार्ट की, एस्टिमेट द टैक्स लायबिलिटी। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि यहां पे क्या करेंगे हम, ये टोटल जो अगर आप एंट्री देखें ना तो इसके अंदर एंट्रीज टोटल है 3। कौन कौन सी, डीएचए का प्लाट है, पेंटिंग है, ज्वेलरी। तो हमें इसके अंदर 4 बातें डिस्कस करनी चाहिए। पहली बात यह है कि इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। दूसरा, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए इसके आउटकम पे। तीसरी, हमें बात करनी चाहिए पर्टिकुलरली इसके नेचर पे कि चीज क्या है। और चौथा हमें बात करना चाहिए इसके ड्यूरेशन पे। ये बातें हमें 4 लिख लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता यही हो सकती है, आगे चल के हो सकता है कोई और बात आपके ज़हन में आ जाएगी, यार ये भी नोट कर लेनी चाहिए, उस पर बात कर लेनी चाहिए। तबसरा करना होता है, तबसरे में कोई पॉइंट बढ़ भी सकता है। अच्छा अब देखिए, जो डीएचए का इसका प्लाट है ना, ये इसने शाबाश क्या किया है, सेल किया है। कितने में सेल किया है, 1 करोड़ में। और ये प्लाट इसके पास कहां से आया था, कहता है कि ये प्लॉट डीएचए कराची में है, ये इनहेरिटेडली इसके फादर ने इसे दिया था।
और दिया कब था? मई 2009 में। तो 3 साल से ऊपर इसको हो गए हुए। तो जब मिला था हमने तो वो डेट लेनी है। आपको याद होगा ना, हमने कहा था इनहेरिटेंस में जो चीजें आती हैं हम उसकी वो डेट नहीं लेते, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो लेते हैं। इट वॉज परचेज बाय हर फादर इन 4 लाख। लेकिन जब ये इनके नाम हुआ था ना जिस दिन, उस दिन ये प्लॉट 50 लाख का था, खरीदा 40 लाख का था। ठीक हो गई ना बात? अच्छा, अब बात हो गई ये जी कि हम ये लिखेंगे कि देखिए इन्होंने गेन किया है इसके अंदर। कैसे गेन किया है? इन्होंने 1 करोड़ का प्लॉट बेचा, वो वाला जो इनके नाम लगा था, और उस वक्त था ये 50 लाख रुपए का। तो इसमें से इन्होंने गेन किया है इतना ही, यानी 50 लाख रुपए का इन्होंने सॉरी क्या किया है? गेन कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका आउटकम। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये क्या है? ये नेचर है डिस्पोजल ऑफ, डिस्पोजल ही होता है ना बेचना, ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल की इमूवेबल? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है। ठीक है। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 1.5 कर रहे हैं। कितना? 3 साल है सर, 2012 में जी। तो इसका जो ड्यूरेशन है 3 साल है, मई 2009 3 साल बनते हैं कि 3 से कम बनते हैं? 3 बनते पूरे। जब उसके नाम हुआ था मई में हुआ था, मई 2009 में और मई 2012 में जो बेचा है यार, यही बेचा नहीं, देखिए बेचने की डेट 3 साल है। तो इसको 3 इयर्स हो गए। ठीक हो गई बात? और ये टैक्सेबल है। तो हम कहेंगे इट इज टैक्सेबल, इट इज सेल ऑफ इमूवेबल, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन विच ही गेन 50 lakhs as its cost is 50 lakhs at the fair market value। ये आएगी ना कॉस्ट, और इसकी कंसिडरेशन है 1 करोड़, और 3 साल से ज्यादा इन्होंने होल्ड किया। अब आगे बात दूसरी, पेंटिंग। पेंटिंग बेची इन्होंने 20 लाख की, और ये पेंटिंग जो है इनकी मदर ने इन्हें दी थी 2011 में। तो मई 12 में इन्होंने बेची है, इसको साल नहीं हुआ। लेकिन ये जो उन्होंने पेंटिंग है परचेज की थी उन्होंने बेशक 10 लाख में, और जिस दिन इनके हवाले हुई थी उस दिन कितने की थी? 23 लाख 50 हजार की। तो इसमें लॉस कर दिया। क्या हाल? तो हम ये कहेंगे कि नॉट डिडक्टेबल। क्यों? क्योंकि है तो ये कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट है, लेकिन इसमें इन्होंने लॉस कमाया है। ठीक है। और ड्यूरेशन फिर मैटर नहीं करता, नॉट मैटर, छोड़। ठीक है जी। हिसाब करना तो कर ले। 20 लाख का बेचा, जिस दिन मिला उस दिन था 23 लाख 50 हजार का। नुकसान कर गई है ये 3 लाख 50 हजार का इन्होंने लॉस कर दिया। क्या ख्याल है मुझे? जो भी बात अफसरा कर लेते हैं कि मिस हनीमा, मिस हमीदा got loss in selling of capital assets like painting, which was at the time of transfer the fair market value was 2350000, but when she sold it is sold back on 20 lakhs। तो ये नुकसान हो गया, और दिस लॉस इज नॉट डिडक्टेबल। अच्छा बच्चों, अब हम कर लेते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी में आमतौर पर नुकसान होना नहीं चाहिए, मैं इतने साल हो गए कभी देखा नहीं। तो ये कितने की बेची? 50 लाख की। और ये जब इनका ट्रांसफर हुई थी ना
ये कॉस्टिंग है जब गिफ्ट की थी इनके हस्बैंड ने, कब? 9, ठीक है ना। तो मार्च 2009 को इनको ट्रांसफर की गई थी, तो इसका मतलब ये हो गया क्या बच्चों, शाबाश, कि ये कैपिटल एसेट है, ठीक है, और ये टैक्सेबल है। डिडक्टेबल तब लिखते हैं जब लॉस हुआ, है ना। और ये क्या है, ये टैक्सेबल है। उसकी वजह ये है कि ये 50 लाख में इन्होंने बेची है जब इन्हें मिली थी इनके शोहर की तरफ से। That was the birthday. She was very young looking that, but today she looked like, on that day she was looked like a grape, and today she looked like a kishmish. So you see, क्या है, शाबाश। तो अब ये हो गया जी, इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से ज्यादा है, मोर देन 1 ईयर। अच्छा, ये इसलिए निकालते हैं कि इस सूरत में इसे 75% रिड्यूस भी किया जाए। ये हो गया हालाते हाजरा पर तबसरा। अब अगर आपके सर इसका आप टैक्स भी लगाएंगे यार, ये तो अब ना करें, क्योंकि सारी तो कैलकुलेशन हो गई। ये 75% भी निकाल दिया, वो लॉस आपको बता दिया डिडक्टेबल नहीं है, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एक और काम कर लेते हैं, ये जो मिस हमीदा है ना, इनका एक इनकम फ्रॉम बिजनेस डाल देते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस डाल देते हैं इसकी। मैं कह देता हूँ इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ना वो बी है, और वो है 10 लाख साल की। चलो इसको टैक्स लगा देंगे ना, ठीक है जी। यार टेबल नहीं जाना और करना है, टोटल तो हो पड़ेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात है, एक तरफ ज्वेलरी है, पेंटिंग है और बिजनेस के पैसे, ठीक है जी। एक तरफ ज्वेलरी है, पेंटिंग है और बिजनेस के पैसे हैं। इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि आपको भेजे भी है मैंने। अच्छा, तो यहां पे ना एक स्लाइड ऐड करते हैं, ये फिर आपसे पूछते हैं, टाइम है ना हमारे पास? अच्छा, तो हम ये आपसे पूछ के करते हैं काम। अच्छा देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम ये वाली स्लाइड जो है इसको कॉपी कर लें और आगे पेस्ट कर दें और वो वाली स्लाइड ऊपर कर लें, क्या हाल, कोई गलत नहीं। अच्छा, अब देखिए, बात ये है कि जब आपने ये कहा कि उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है, तो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखनी पड़ेगी, इनकम फ्रॉम सैलरी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी डैश। इनकम फ्रॉम बिजनेस आपने खुद कहा कितनी है? नहीं, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं, मैंने कि ज्यादा तो नहीं कर दी, बस इतनी ही, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसके अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एक बड़ा अहम हिस्सा आएगा, और उसके अंदर सबसे पहले आएगी उनकी डीएचए वाला प्लॉट। तो प्लॉट ऑफ DHA, हाँ वर्किंग में भी लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो प्लॉट जो है DHA का, उसकी वर्किंग हमने की हुई है, वो है आपका 1 करोड़ रुपए का बेचा है आपने, बल्कि वर्किंग में ले जाना ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये हो गया। तो इसमें जो गेन आया ना इनको, वो आया 50 लाख, ठीक हो गई बात। तो ये आ गया 50 लाख, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आएगा DHA के प्लॉट से। अब दूसरी तरफ अगर आप देखिए ना, तो पेंटिंग में इनको क्या हुआ है? पेंटिंग में लॉस हुआ है, तो ये नॉट डिडक्टेबल है, ये डिडक्टेबल नहीं है। हम यहाँ डैश डाल, लेकिन पेपर में हमने माइनस करके डिडक्टेबल है ना, नॉट डिडक्टेबल। अच्छा, अब ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी में आप क्या करेंगे? 50 लाख रुपए में से माइनस करेंगे 30 लाख रुपया, और 20 लाख का आप शो कर देंगे क्या, वो इन्हें
मुनाफा होगा, गेन हुआ। उस गेन को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे किसके साथ? 75% के साथ। ठीक हो गई बात? तो अब जरा 75% के साथ करके दीजिए। वो नहीं करेंगे, असल में उसीलिए तो ये सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। जी बच्चों, कितना बन गया? शाबाश, हाँ बिल्कुल सही है, 15 लाख। तो बड़ा आसान सा था, हमें वेट करें। 15 लाख में वो जो 50 लाख है वो ऐड कीजिए और उसमें 10 लाख ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगी इनकी, तो यानी कि 65 लाख। क्यों ऐसे ही है? नहीं लगेगा बिल्कुल लगेगा। ये आएगा कितना बच्चे? 75 लाख। देखिए हर क्लाइंट की टोटल इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम निकालना जरूरी होती है, क्योंकि उसने आके आपसे ही पूछना, यार मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है? आप उसको ये कहेंगे नहीं तेरे टोटल आपने 3 किए हुए हैं, अभी टोटल किया नहीं, फिर मुझे बताएंगे टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसका जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसको माइनस करना पड़ेगा, दोबारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा ना भैया। अगर उसकी ज़कात हुई तो ज़कात यहाँ माइनस करनी पड़ेगी, डिडक्शन अलाउंस, इसलिए टोटल कर लें। अच्छा, अब बच्चों क्या आ जाएगा? अब आगे आपके प्लॉट की इनकम अलग कर दें, 50 लाख। ठीक है जी। अब पीछे रह गया कितना? 25 लाख। इस 25 लाख को आप टैक्स लगाएं नॉर्मल टैक्स रिजीम में, ये टैक्सेबल इन NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम में करें। ठीक है। अच्छा, तो एक टैक्स ये आ जाएगा और दूसरा टैक्स आ जाएगा आपका सेपरेट ब्लॉक का, जिसे आप क्या कहेंगे? प्लॉट। तो वो आप लगाएंगे इस तरह से कि 5 मिलियन को यानी 50 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम्स पैट बताइए कितना है? 3 साल। 3 साल ज्यादा तो पूरा 3 साल, तो 3 साल से एक्सीड नहीं, 3 तक। तो अब कितने परसेंट बना? 1/2, 1/4, 1/4, तो ये बन गया 1/4। और चूंकि 5 मिलियन तक कितना है? 3.5%, तो 035 से मल्टीप्लाई कर दें। शाबाश, कितना आ गया? 47,000। अच्छा, 43,750। ये मैंने निकाल दिया NTR, आपको निकाल देंगे टेबल से, बिजनेस इनकम का टेबल लगा के, और इन दोनों को जमा करके ये उसकी क्या बन जाएगी? टैक्सेबल इनकम। अच्छा बच्चे कर दें, ठीक करा दें क्या? 3 साल तक, पूरा 3 साल है, 3 साल से एक्सीड नहीं किया उसको। ठीक है, हमें रियायत देने की क्या जरूरत है उसको? देखिए ना, अमीना कौन सी हमारी कोई? हाँ, हमारा लेना ना देना, हम तो बैठे टैक्स पास कर। 87,500। चलो सीधी होके जमा कराओ। शाबाश, बड़ी। अच्छा, यहाँ तक कुछ चीज मुश्किल? NTR वाली कर लेंगे कैलकुलेट। तो याद रहना, यहाँ पे आपने एक वैल्यू डाली ये, ठीक है, और फिर इन दोनों को जमा करके कहना कि यानी यहां लिखना है आपने टोटल टैक्स लायबिलिटी या टोटल टैक्स पेएबल। ठीक है, पेएबल। ठीक होगा बात? नो प्रॉब्लम। तो अब पता लगा इसको ट्रीट कैसे करना है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बच्चों हमारा एक काम डन हो गया। अब यहां पे अच्छा, ये नहीं है टेबल शेबल आपने रखे हुए, मैं तो बस काम कर रहा हूं। अगर आपको कहीं ये टेबल, अच्छा ये टेबल अगर कहीं है, मैं हम पुराना भी लगा दे तो घबराने की बात नहीं, उसकी वजह वहां तो टेबल होगा ना, तो वहां वो टेबल लगाएंगे,
जो अपडेटेड हो। अच्छा, वो ये भी कर सकते हैं कि जो बुक में दिया आई कैप उससे अलावा दे देंगे, अपडेट हो 2-3 माह 4 माह पहले, वो भी दे सकते हैं। सीधी बात है, आपको प्रैक्टिस टेक्स्ट की होनी चाहिए, टेबल की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आप वहां जाकर नहीं मेरे पुराने टेबल लाओ फिर मैं टेक्स्ट करूंगा, वो जो टेबल है वो वही टेबल लगाएंगे आप। अब बच्चों बात यह है कि इनकम फ्रॉम सैलरी किस में आती है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस किस में आती है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में। आमतौर पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी मोस्टली यहां पे ही आ जाती है, जनरली ज्यादातर, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी काफी हद तक यहां पे आ जाती है, लेकिन ये पार्शियली आती है कि कुछ हिस्से उधर निकल जाते हैं, ये भी पार्शियली यहां पे आती है, ठीक है। लेकिन जो आपका फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड उसके अंदर चला जाता है, शेयर्स का डिविडेंड इसमें आ जाता है फाइनल टैक्स रिजीम, ठीक हो गई बात। अच्छा, टेक्निकल सर्विसेज अगर किसी चाइनीज को बुलाया जाए, किसी रशियन को बुलाया जाए, किसी जर्मन को बुलाया जाए और उसे कहा जाए हमें जरा दयामीर भाषा डैम की फिजिबिलिटी तो बना दे, क्या ख्याल है? आप देखिए कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और इंजीनियर भी है, यानी उन मुल्कों में ऐसी ऐसी तलीमें भी हैं कि दे मेड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इंजीनियरिंग। वही बनाएगा ना दयामीर भाषा डैम की फिजिबिलिटी, आप और मैं तो नहीं बना सकते। मैं इसलिए नहीं बना सकूंगा, अच्छा भाई फाइनेंस आता है लेकिन इंजीनियरिंग की बॉडी भी नहीं आती, ठीक है ना। और इंजीनियर इसलिए नहीं बना सकेगा, इंजीनियरिंग आती, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं आती। तो उन्होंने ऐसे एक्सपर्ट पैदा किए। यकीनन तालीम उनकी एक बड़ी हुई जबरदस्त उनका तरीका है जिससे वो टेक्नोक्रेट बनाते हैं। अच्छा, हाँ पढ़ाते हुए ऐसे ही शिंग और उसी से वो शिंग शुंग करता हुआ फिजिबिलिटी बनाता, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे, वन चीज बन जाती है और सबसे सस्ती दुनिया बना के देते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने के बाद वो मोनोपोलिस्ट भी हो गए इस चीज के अंदर। पहले कैनेडियन होते थे किसी जमाने में पावर सेक्टर में ऊपर, अब चाइनीज इतने, यानी कि वो इतने ज्यादा कोऑपरेटिव है कि उन्होंने चश्मा के प्लांट पे आपको लगा दिया, चश्मा में वहां पे एटमी रिएक्टर। इस वक्त हम 1300 मेगावाट वहां से बिजली बना रहे हैं, 1300 आई थिंक 1300 हो गई। तो वो चौथा प्लांट और तीसरा प्लांट आपके हाथ से बनवाया उन्होंने, कंक्रीट सीमेंट की टैंकियां जिसके अंदर हम ये यूरेनियम को तोड़ते हैं, वो भी पाकिस्तानी से बनवाई। तो लो भाई तुम खुद कफील हो ना। अच्छा बच्चों, तो टेक्निकल सर्विसेज जो है अगर आप देखते हैं ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, ये नॉन रेजिडेंट्स होंगे ना, क्या ख्याल है बच्चों? ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, तो ये बच्चों ये दो चीजें किस पे आएंगी? फाइनल टैक्स रिजीम में। कि चीना जा रहा होगा भाई, चाइना शिकांग चुंग जा रहा है, हम रोक लेंगे भाई, नॉन रेजिडेंट तो जरूर है, चाइना से जो कमाया है वो दे, चाइना का कमाना क्या तुक बनता है? नहीं गलती हो गई, जो पाकिस्तान में फिजिबिलिटी बनाई ना उसका टैक्स देके जा। समझाई बात की? आप याद कीजिए एक दफा एयरपोर्ट में पकड़ लिया था इंडियंस ने राहत फतेह के साथ, वो इसलिए पकड़ा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान की इनकम से कोई कसूर नहीं लगी, इधर तो तूने गाना गाया ना तेरी आंखों के दरिया का, है ना, पता नहीं क्या था, बहना भी जरूरी था वगैरह वगैरह, जो भी जरूरी था वो जरूरी था, लेकिन टैक्स देना भी जरूरी है। तो लिहाजा टेक्निकल सर्विसेज का टैक्स देके जाएगा कि तबले के ऊपर श्रृंगी कैसे बची, श्रृंगी हो तबला है, तो गाय नहीं टेक्निकल मामला सुन गए। तो ये उसने कहा नहीं भाई पैसे देके जाओ। अब बच्चों आ गया सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनीज को हमने इसके अंदर डील किया कि नहीं किया? सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनीज किया कि नहीं किया? अच्छा, और दूसरा अभी आपने देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने सेपरेट ब्लॉक में डील किया, ठीक है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कहां डील किया है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में किया है।
अब बात समझ आ रही है। चल बच्चे अक्सर आज में सर ये हमें समझ नहीं आती है, इधर जाएगा उधर जाएगा, वही टेबल तो बनवा दिया और क्या करूं। इसके बाद भी अगर समझ नहीं आती तो इसका मतलब है कि फिर तुम्हारी समझ आके जा रही है, और जो चीज आगे जाती है उसको कोई हल नहीं है। भाई समझ तो चिकनी होती है, एक दफा आ गई दरवाजा बंद करो दिमाग का, तो तुझे जाने नहीं दूंगा। क्या हाल है नहीं बच्चों? तो सारी बात तो हम जा रही है इनकम फ्रॉम सैलरी नॉर्मल टैक्स रिजीम में डालना, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल टैक्स रिजीम में डालना, लेकिन कुछ चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड आता है, ठीक है, अच्छा टेक्निकल सर्विसेज आती है, लेकिन वो उधर चली जाती है। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जो तुम प्लॉट बेचते हो, जो पब्लिक सिक्योरिटी बेचते हो, वो उधर चली जाती है, ठीक है ना। जो पार्शियल गेन ये इधर से आ रहे हैं, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मोस्टली इसी में डील हो जाती है, ठीक है ना। सिर्फ वो फिर आपस में जो फ्लक्चुएशन है वो तो आप जानते ही हैं। तो ये चीजें अगर बच्चा याद कर ले तो चीजें काफी हद तक डन हो जाती है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आज का लेक्चर क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। जी बच्चे।